अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बैरिस्टर मुनीर इकबाल। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये सोचा है कि यार अपना रेस्टोरेंट एक होना चाहिए, लेकिन फिर हमने खुद ही बहाने ढूंढ लिए कि यार पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, इतना सारा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में, इट्स नॉट फीजिबल। लेकिन आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है, इसको ये आइडिया तो आया एंड ही एक्टेड अपॉन हिज इंस्टिक्ट्स। उन्होंने जाके रेस्टोरेंट लॉकडाउन के बीच में खोला एंड माशाल्लाह इज़ बीन डूइंग वेरी वेल। प्लीज़ वेलकम द ओनर ऑफ अल दज्जाज रेस्टोरेंट मिस्टर राहिम अहमद। अस्सलाम वालेकुम राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राहिम साहब, अब रेस्टोरेंट खोलना कोई आसान काम तो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कम इनटू प्लेस। सबसे पहला मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में आता है कि यार लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ज़रा ये बताइए कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोकेशन किस तरह सोचनी चाहिए, कि किस जगह पर हो, कैसी हो, उसके बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले लोकेशन का तो मुझे ये देखना चाहिए कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, कौन सी आवाम को टारगेट कर रहे हो, डाइन इन खोल रहे हो, टेक अवे खोल रहे हो, और आपकी मार्केट क्या है जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो। ऑफिस को टारगेट करना चाह रहे हो, उसके अलावा हमारे छोटे छोटे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, उनको टारगेट करना चाह रहे हो। तो मैंने ये सोचा था कि यार हम किसी छोटे एरिया को टारगेट करते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, अपना दिल मार लेते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि यार कुछ एक ऐसी नई चीज़ करनी चाहिए जो पैसों में भी कम हो, लोकेशन भी ऐसी हो कि लोग आराम से आ सकें, और बाकी सारा काम चलता रहे इस तरीके से, हमें भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनको भी ना हो, वो आराम से आए अपने 1000-1500 रुपये में सुकून से पेट भर के बीवी बच्चों के साथ खाना खा के चला जाए। और यहाँ कराची में इन सब चीज़ों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन क्या आप समझते हैं? यार मुझे लगता है सबसे अच्छी लोकेशन जो है वो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी लोकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके घर के करीब, ताकि अल्लाह ना करे। अभी जैसे मैंने रेस्टोरेंट खोला अपना लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर ये सीन था कि अमूमन तौर पे आपको पता होगा सारी चीज़ें छुप छुप के चल रही थी। तो घर के करीब खोलने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल गई। अगर हम कोई मटेरियल या कोई हमारी जो ऐसी चीज़ें थी, चिकन वगैरह, वो हम खरीदते थे, परचेज करते थे, तो उसको हम इजीली अपने घर पे रख सकते थे, मसाले अपने घर पे रख सकते थे, इक्विपमेंट जो कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, कुछ ख़राब हो गए, तो वो हम इजीली अपने घर पे रख सकते थे। बनिस्बत ये कि हम उसको रेस्टोरेंट पे रखें, लॉकडाउन था, पंचायतें 10,000, ये खोलो, वो बंद करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए हमने सोचा घर के करीब खोल लेते हैं, और बस इसी तरीके से चलता रहा बनी। अच्छा, तो फिर मेन्यू आप लोगों ने किस तरह डिसाइड किया? मेन्यू इस तरीके से डिसाइड करा कि हमारा टारगेट ये था कि हम अफोर्डेबल प्राइस में रखें, ताकि हर बंदा इसको ट्राई कर सके, खा सके, अपना पेट भर सके। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी कि शवरमे के साथ साथ और हम अपने मेन्यू में क्या चीज़ें रख सकते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में ज़्यादा चल सके। तो हम आए चाइनीज़ की तरफ, हमने चाइनीज़ की कॉस्ट निकाली, फिर हम आए अपना बर्गर्स की तरफ, हमने उसकी कॉस्ट निकाली, फिर हम सैंडविचेस पे गए, उसकी कॉस्ट निकाली। तो इस तरीके से हम लोग चलते चलते हमने अपने मेन्यू के अंदर कोई 5-6 आइटम रखे, और उसके अंदर फिर उसकी क्या बोलना चाहिए, रेंज रखी। जैसे बर्गर्स के अंदर हमारे पास बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, जिंगर बर्गर है, और उसके अलावा एक पिज़्ज़ा ग्रिल बर्गर हम लोगों ने लॉन्च करा, वो है। सैंडविचेस के अंदर हमने 2-3 चीज़ें रखी, इसी तरीके से शवरमे के अंदर 2-3 चीज़ें रखी, चाइनीज़ के अंदर 2-3 चीज़ें रखी। तो इसी तरीके से करते करते हमारे मेन्यू के अंदर इस वक्त कोई 22 से 23 आइटम है जो इस वक्त हम लोग ऑन बोर्ड चला रहे हैं। और आपकी स्पेशलिटी शवरमा है, करेक्ट? हमारी स्पेशलिटी शवरमा। तो अब ये तो मुझे समझ में आया यार, ये चीज़ें रख ली। अब मैंने अगर अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मैं ये सब चीज़ें आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, बनाई होगी, घर पे बनाई या किस तरह, किसी रेसिपी कहाँ से लेकर आए? रेसिपी का सीन ये था मुनीर के, जैसे जैसे मेरे माशाल्लाह दोस्त बाहर ममालिक में रहते हैं, मैंने उनसे अपना आइडिया शेयर करा था, और उनको मैंने बोला इस तरीके से शावरमा मैंने सोच रहा हूँ बनाने का। तो उन्होंने मुझे बाहर से देख के ट्राई करके बताया कि ये होता है, और बाकायदा मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरीके से नहीं बताओ, मुझे नोट डाउन करके जाओ उधर, नोट डाउन करके मुझे बताओ कि किस तरीके से चल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करते हैं, वो मुझे बताओ। इस तरीके से यहाँ पे भी कराची में और पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने सब जगह जाके शवरमा ट्राई करे, सबकी रेसिपी लिखी अपने पास। आया जब वापस कराची तो उसके बाद ट्राई करना शुरू करा। सबसे पहले लॉकडाउन में सबसे जो बड़ा फ़ायदा था वो ये था कि सब चीज़ें बनती, हर बंदा अपने घर में शेफ बना हुआ था, तो हम भी बने हुए थे भाई, बनाते रहे, ट्राई करते रहे, बनाते रहे, ट्राई करते रहे। इस तरीके से पता चलता रहा किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा। तो जब फाइनलाइज एक चीज़ हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने ये करा कि अपने ख़ानदान वालों को, फैमिली वालों को खिलाना शुरू करा, अपने दोस्तों को खिलाना शुरू करा। बाकी फिर जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा नरम होता रहा, उसके बाद हमने लोगों के ऑफिस में भेजना शुरू करा। इससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि एक तो नाम बना कि ये लोग कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये चीज़ भी रखनी थी दिमाग के अंदर कि ज़्यादा महंगा ना हो जाए।
क्योंकि वही मैंने इससे पहले आपको बताया अफोर्डेबल वाली बात। तो अगर मैं नॉर्मल कराची में कहीं भी जाके शवरमा खाता तो वो मेरे हिसाब से 250 रुपये का मिलता है, और हम लोग वही शवरमा 140-150 रुपये का दे रहे हैं वही सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती थी कि यार प्राइस भी ऊपर ना चले जाए और चीज़ भी ख़राब ना हो जाए, और जो बंदा सामने चीज़ खा रहा है वो उसको भी एक अच्छी चीज़ मिले। तो ये सीन था। और बाकी सारी जो आपके मेन्यू की चीज़ें हैं वो भी इसी तरह चली? बाकी सारे मेन्यू की चीज़ें ये थी भाई कि चाइनीज़ हम अमूमन घर पे खाते रहते हैं, खुद बना बना के भी, और अम्मी और बहन वगैरह भी बना बना के देती रहती हैं। तो एक था कि यार ये जब घर में, पहले तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करी कि यार ये घर पे जब बनता है, घर में अगर खाना बनता है तो 10 लोगों के लिए बन रहा है। सबसे पहले कॉस्टिंग ये निकाली कि 10 बंदों के लिए अगर खाना बन रहा है तो कितने का बन रहा है, और उसके बाद जो उसकी सर्विंग होती है वो कितनी होती है, 1-2 बंदों का पेट भर सकता है नहीं भर सकता, क्या सीन है क्या नहीं है, ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए इसको स्टार्ट करा। तो जब स्टार्ट करा तो पता चला कि यार चीज़ें इतनी महंगी नहीं आती, लोग महंगा करके बेचते हैं। अगर वही हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना, मैंने तो ये चीज़ सुनी है कि फूड इंडस्ट्री में 200% प्रॉफिट होता है। भाई ऐसा नहीं होता है, मगर अगर जो मेरे जैसे जिस तरीके के जितने इलाके में रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता इनका 200% प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर 200% प्रॉफिट मार्जिन होता तो ये लोग, इनकी किचन में थोड़ी सी चीज़ें ऑफ होती हैं, तेल थोड़ा सा सस्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, मसाले थोड़े से हल्के ले लेते हैं, केचप में आ जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर वो लोग कम ब कम करते रहे ना, मतलब अगर क्वांटिटी अपनी और क्वालिटी लो करते रहे तो प्रॉफिट तो 200% हो सकता है, मगर अगर जो आप सामने वाले बंदे को खिलाना चाह रहे हो वो आप नहीं खिला सकते ना, मतलब जो आपका टारगेट है वो आप उसको फिर अचीव नहीं कर सकते ना। तो ये बात है। अच्छा, एक खाने के मामले में मुझे एक चीज़ बड़ी, मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी, कि मैं अगर आज शवरमा खाया है, मुझे अच्छा लगा है और मैं कल गया हूँ, वो वैसा ही होना चाहिए। और ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लैक करते हैं। बड़ी बड़ी फूड चेन्स जो है वो तो ये कवर कर लेती है, उनकी एक फिक्स चीज़ है। छोटे रेस्टोरेंट्स में एज इन जो नए रेस्टोरेंट्स हैं उस पर मैं जाता हूँ, एक दिन बहुत अच्छा खाना होता है, एक दिन बिल्कुल अजीब सा। तो वो कंसिस्टेंसी क्या आप लेकर आए हो अपने रेस्टोरेंट में अभी तक? भाई पूरी कोशिश करिए ये चीज़ लेकर आए, मगर इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास वीक पॉइंट होता है ना, वो होते हैं हमारे शेफ्स। क्योंकि शेफ्स का सीन ये होता है भाई, वो उनको जहाँ थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो चले जाते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में आके मैंने एक चीज़ ये देखी कि अगर आपका शेफ कोई चीज़ बना रहा है तो आपको भी वो चीज़ बनानी आनी चाहिए सेम वैसे के वैसे। इससे होता ही है, कल करा को खुदा ना खास्ता आपका शेफ बीमार है, छोड़ के चला गया, मौत है, मरना है, जीना है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना रेस्टोरेंट तो बंद नहीं करोगे ना। तो आपको ये चीज़ खुद बनानी आनी चाहिए। तो जब भी कोई भी बंदा रेस्टोरेंट खोलता है तो एटलीस्ट उसको शुरू के 3-4 महीने अपने शेफ के बराबर में खड़ा होकर ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि भाई जो चीज़ ये बना रहा है, आया मैं भी वो चीज़ बना सकता हूँ। और मुझे तो पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं क्या करता था, जब रेस्टोरेंट नया खुल रहा था, ट्रायल चल रही थी, तो हम भी साथ साथ, एक उसने बनाया तो एक मैंने बनाया। अब 19-20 थोड़ा सा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बंदा, उसका काम ही बनाना है, उसको पैसे इसी चीज़ के मिल रहे हैं, हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो चुका है कि अगर शेफ़ नहीं है तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं उस जैसा बना सकता हूँ, मगर ये है कि मैं अपने कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, ख़राब चीज़ नहीं दूंगा, ये वाली बात। अच्छा, इसका तो मैं भी गवाह हूँ। एक दिन मुझे याद है राइम के शेफ़ नहीं आए थे और मैं वहीं बैठा हुआ था, एंड ये अंदर गए, इन्होंने खुद किचन पूरा संभाल लिया और ख़ुद बनाना शुरू हो गए, और रात को आई थिंक 2 बजे तक ये वहीं बैठ के खुद खाने बना रहे थे, विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी कि यार बंदा खुद बैठ के खाने बना रहा है, कोई शेफ़ नहीं है, फिर भी सारी चीज़ें हैंडल हो रही है माशाल्लाह से। अच्छा, ये रेस्टोरेंट खोलना है, सबसे पहले तो आपने एक जगह ली, लोकेशन की हमने बात कर ली, वो रेंट पे ली, खरीदी, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह की कॉस्टिंग करनी है। बाकी क्या-क्या चीज़ें कॉस्टिंग के अंदर आती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने लेनी ज़रूरी है? ख़ासकर वो चीज़ें जो एक आम आदमी, जब आपको भी फ़ील हुआ होगा कि यार ये चीज़ें आपने सोची भी नहीं होंगी लेकिन आपको लेनी पड़ गई। तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या-क्या चीज़ें, एक बेसिक रेस्टोरेंट, लेट्स से मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा रेस्टोरेंट खोलना है, तो क्या-क्या चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए हैं? भाई सबसे पहले बेसिक रेस्टोरेंट्स 2 किस्म के होते हैं। एक तो जो आपके फूड स्टॉल्स होते हैं बाहर, वो लगे हुए होते हैं। एक उसके अलावा जो आप कोई शॉप लेते हो उसके अखराजात अलग होते हैं बनिस्बत फूड स्टॉल के अखराजात अलग होते हैं। तो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट खोल रहे हो इन शॉप के अंदर, किसी दुकान के अंदर अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आप बर्गर्स बना रहे हो तो आपके पास उसका एक तवा आता है, वो होना चाहिए। उसके अलावा उसका फ्रायर्स आते हैं, वो होने चाहिए। जब शावरमा बना रहे हो तो शावरमे की ग्रिल आती है, वो होनी चाहिए। तो ये सारी इक्विपमेंट जो होती है, जब मैं नया काम में आया था तो मुझे नहीं पता था कि ये इजीली कराची में अवेलेबल होती हैं और इसकी मार्केट कहाँ है मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत वर्किंग करी, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
फिर आखिर में जाके एक बंदा मिला, उसने बोला यार लाहौर से मिल सकती है और लाहौर के बहुत अच्छे होते हैं प्रोडक्ट, ये वो फलाना ढिमाका का। तो मैंने लाहौर से परचेज़ करी और लाहौर से यहाँ लेकर आ गए। अब जब यहाँ लेकर आया, शुरू के 2 महीने तो वो बहुत अच्छी चली, 2 महीने बाद उसने मुझे तंग करना शुरू करा। अब ये जब ये चीज़ें लगती हैं तो इनकी मेंटेनेंस भी होती है। अब मेंटेनेंस लेकर तो आ गए थे, मेंटेनेंस का पता नहीं था कि किस बंदे से मेंटेनेंस कराएं, क्या करें। फिर उस पर एक बड़ी लंबी वर्किंग हुई कि यार कौन बंदा है जो वक्त पे आके खड़े हो जाए, क्योंकि ये काम ऐसा है अगर अल्लाह ना करे मेरा फ्रायर बंद हो जाए तो मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फ्राइज कैसे बनाऊंगा, या XYZ मेरी कोई और चीज़ बंद हो जाए, मेरा चूल्हा बंद हो जाए, मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर वो बंदे ढूंढे, 2-4 बंदों से काम कराया, नहीं समझ आया, फिर और ढूंढे, फिर अब जाके ये पता चला कि भाई कराची के अंदर इसकी एक स्पेसिफिकली मार्केट है जो ये चीज़ें जहाँ से ये इजीली मिल जाती हैं। वहाँ गए, वहाँ वर्किंग करी, कॉस्टिंग देखी, तो हमें पता चला कि हमने अपनी कॉस्टिंग से ऊपर प्रोडक्ट, मतलब पैसों में ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद ली। कराची में सस्ता मिल रहा था, लाहौर में महंगा मिल रहा था। खैर कोई बात नहीं, खरीद लिया, सीखने को मिल गया। अब हुआ ये कि फिर उनसे बोला कि भाई इस तरीके से रेस्टोरेंट है, न्यू स्टार्टअप है, थोड़ी सी हेल्प करें, कोई बंदा दें जो हमारी चीज़ें आके बिल्कुल सही करके चला जाए। अब जाके एक बंदा मिला है, वो आता है हर महीने, उसका काम है, उससे बात हुई है, वो हर महीने आता है, सब चीज़ों की सर्विस करके जाता है, सब चीज़ें फुल VIP सीन करके जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक बंदा मिल गया। तो ये भी उस वक्त नहीं पता था कि ये वाले मसले भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी, बस खोलना था तो बस खोलना था, ये वाली बात थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है, पता चल गया क्या चीज़ कहाँ से होती है, क्या चीज़ कहाँ से होती है। उसके अलावा एक जो आपने मुझे बोला कि और किस क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है आपके मसाले, आपके स्पाइसेस जो मसाले ही होते हैं। और इसके अलावा आपकी जो सॉसेसेस होती हैं, चिकन होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम बचपन से कनौर और शंग्रीला के कैचअप खाते हुए आए हैं। अच्छा, जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं वो तो ये बेयर कर लेते हैं भाई, हम नहीं कर सकते थे। ढूंढने निकले भाई, ढूंढे तो भाई कुछ और चीज़ समझ ही ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा टारगेट ये था कि जो हम खुद खा सकते हैं ना वो हम दूसरे को भी खिलाएंगे। अब जो चीज़ हम खुद नहीं खा सकते तो हम दूसरे को क्या खिलाएंगे भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट है, हमारा रेस्टोरेंट है, तो हम खुद भी तो खाएंगे ना। अब जब हम खुद खाएंगे तो दूसरे को भी खिलाएंगे, ये वाली बात है। तो शुरू में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कनौर के कैचअप, शंग्रीला के कैचअप, ये वो चिकन का वेंडर नहीं मिल पा रहा। चिकन का वेंडर मिल रहा है तो चिकन सही नहीं मिल रही, कभी छोटी मिल रही है, कभी बड़ी मिल रही है, कभी कुछ हो रहा है। वेजिटेबल्स का समझ नहीं आ रहा, कभी ख़राब आ रही हैं, कभी रखे ख़राब हो गई, कुछ पता ही नहीं है, चले जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके ऐसा हो गया है कि आहिस्ता चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं और गाड़ी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सी अभी ऐसे से आपने सॉसेस की बात करी, आप लोगों की कोई सीक्रेट रेसिपी है अपनी? बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी है। कैसे निकाली वो कैसे आती है भाई? सीक्रेट रेसिपी इस तरीके से आती है सीक्रेट रेसिपी इस तरीके से आती है कि वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, वो जाते थे, उनसे मैंने बोला बताओ भाई किस तरीके से होता है। बहुत शवर में ट्राई करे, लोगों से पूछा, लोग बताते नहीं थे भाई कि भाई हम क्यों बताएं, सबकी अपनी होती है, मगर मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करके पूछ के चलो भाई हाँ पता चल गया। जब पता चला तो पेपर पे लिखा भाई। अच्छा, जब पेपर पे लिखा तो बचपन में हम अपनी कज़नों को और बहनों को देखते थे कि वो कोई मसाला टीवी और इस तरीके के चैनल आते थे, उसमें वो जब वो रेसिपी बता रही होती थी तो वो पेपर पेन लेके बैठी होती थी, हाँ ये करना है, उस तरीके, मतलब वो वाला सीन आ चुका था मुझ पे कि ये इस तरीके से करना है। नोट डाउन करा, सारी चीज़ें लिखी, एक्सपेरिमेंट शुरू करे भाई। आज ये शवरमा बनाएंगे घर पे, आज वो शवरमा, मतलब लॉकडाउन में घर पे ईद हुई हुई थी, रोज शवरमा बन रहे हैं, कभी चाइनीज बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, इस तरीके से बने जा रहे हैं और ट्राई करे जा रहे हैं। जब सारी चीज़ें बना के एक चीज़ फाइनल हो गई कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, इसमें इतनी ये डलेगा, इतना ये डलेगा, उसके बाद हमने बोला अब ये लॉक है। अब जब लॉक हो गया तो लॉक होने के बाद पता चला कि भाई कॉस्टिंग तो जो सोची हुई है उससे ऊपर पहुंच गई है। खैर फिर भी कोई बात नहीं, नफा कम हो जाए मसला नहीं है, मगर चीज़ तो अच्छी जानी चाहिए ना। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, और हमने उस तरीके से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद मार्केटिंग आप लोगों ने अपनी किस तरह करी? क्योंकि एक तो आपकी कॉस्ट आती है इक्विपमेंट की, बेयर मिनिमम ऐसी अगर किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोलना हो कितने पैसे लग सकते हैं अंदाजा बेयर मिनिमम पे? यार मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 3 मिलियन के अंदर आपका रेस्टोरेंट बन सकता है, अगर आप जगह रेंट पे लो तो। दिस इज विद मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग? ठीक है, 3 मिलियन रुपीस, 30 लाख रुपए आपके लग सकते हैं। हाँ, इसके बाद फिर मार्केटिंग आप लोगों ने किस तरह करी?
मार्केटिंग मैंने इस तरीके से करी कि भाई जितने दोस्त थे उनको बोला कि भाई इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, फेसबुक पे पेज बनाया, और रिव्यूज़ लोगों को बोला, जो जो हमारे रेस्टोरेंट पे लोग आते थे हमने उनको बोला कि सर अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिव्यूज़ डालें। तो उन्होंने इस तरीके से रिव्यूज़ डालना शुरू करे। मैंने अपने सब दोस्तों को बोला, दोस्तों ने अपने दोस्तों को बोला, इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू चलता रहा और कहानी चलती तो कभी कोई आपने पेड कोई मार्केटिंग नहीं करी? ऐसे तो नहीं करी, बट इरादा है मेरा करने का, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यार वैसे ही कंपटीशन में इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं कि मार्केटिंग है एक अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो, बट मेरा नहीं ख्याल अभी करनी चाहिए मुझे जैसे लगता है। अभी आपने मेंशन किया कंपटीशन इतना है, तो कंपटीशन से किस तरह आप डील कर रहे हो? कंपटीशन इस तरीके से डील कर रहे हैं कि भाई हमारे जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हमने कम रखा हुआ है, तो इस तरीके से चल रहे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके टेस्ट के ऊपर। हमारा टेस्ट इस तरीके का है, लोग एक दफ़ा खाते हैं तो वो दोबारा आते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा शवरमा खा के जाए तो वो दोबारा शवरमा खाने आता है, ये वाला सही है, तो इस तरीके से चल रहा है। सही। अच्छा, ये आजकल मैं आफ्टर स्पेशली लॉकडाउन, जैसे आपने घर पे शुरू किया और आपने रेस्टोरेंट बना लिया, बहुत सारे लोग अभी भी घर से ही बना रहे हैं। उनका सेलिंग ये पॉइंट ये होता है कि वो घर से बना रहे हैं, हेल्दी है, साफ़ सुथरा खाना है। तो वो वाला कंपटीशन ने आपको कितना इफेक्ट किया है और आप उसको किस तरह टैकल कर रहे हैं? भाई वो जो ये सीन है वो इस तरीके से है कि होम शेफ जितने भी हैं जो अपने घर से बना के दे रहे हैं वो जाहिर सी बात है अपनी सारी चीज़ें हाइजीनिक रखते हैं, ऑयल अच्छा यूज़ करते हैं, पैकेजिंग उनकी अच्छी होती है, स्पाइसेस उनके सारे नेशनल या शानवान के होते हैं, ये चीज़ें। तो हमने इसको इस तरीके से हैंडल करा कि हमने भी अपनी जो फूड क्वालिटी है वो इसी तरीके से रखी। मतलब एक हमने बंदा रखा हुआ जिसका काम किचन गंदा होने ही नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस बंदे का सिर्फ काम ये है कि किचन आप साफ रखो, किचन साफ रखो, ऑयल हम लोग हल्का यूज़ नहीं करते, स्पाइसेस हमारे हल्के यूज़ नहीं होते, और इसके अलावा जितनी भी हमारी पैकेजिंग है हम इस चीज़ पे इतने मेक श्योर होते हैं कि हमारी पैकेजिंग गंदी ना जाए। मतलब कोई बंदा ये ना बोल सके कि यार आज ये क्या है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर होता है हमारा कि यार गंदा नहीं जाना चाहिए, भले लेट चला जाए मगर गंदा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मैं गंदा नहीं खाऊंगा तो मैं गंदा खिलाऊं कैसे, ये सीन है। और अच्छा, बहुत सारी ऐप्स हैं, फूड पैंडा होगी, इस तरह की, और फूड पैंडा की तरह की और भी ऐप्स हैं, वो आपको किस तरह हेल्प करती हैं? स्पेसिफिकली जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो नए नए अभी स्टार्टअप आए, क्योंकि मैं फूड पैंडा खोलता हूँ, आई थिंक सबसे पहले मुझे यही सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे होते हैं बजाय इसके कि मुझे बड़ी बड़ी फूड चेन्स के देख रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने KFC ढूंढना है तो आई हैव टू टाइप इट आउट, लेकिन अगर आप जैसे ये नए नए जो रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आए हुए होते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे। वो किस तरह आपको असिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, फूड पांडा जब मैंने नया नया रेस्टोरेंट शुरू करा था तो 1 महीने तक मैंने फूड पांडा पे अपना रेस्टोरेंट नहीं डाला था। उसकी वजह ये थी कि वो लोग मुझसे 30% चार्ज कर रहे थे और 30% मेरे मेन्यू पे मेरा प्रॉफिट भी नहीं था। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता वही पता चला कि भाई फूड पांडा पे जो आप प्राइसेस डालते हैं वो आपके जो मेन्यू प्राइस है उससे ऊपर होते हैं। सही है, क्योंकि फूड पांडा मुझसे 30% चार्ज करता है। सही है। अब इस तरीके से फूड पांडा से मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा आ रहा है, मगर फूड पांडा इस तरीके से भी हमें सपोर्ट करता है कि वो जितने भी छोटे छोटे न्यू स्टार्टअप रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वो उनको क्या करता है, ऊपर रखता है। मतलब अगर आप मेरे 5 किलोमीटर के रेडार में हैं मेरे रेस्टोरेंट के, आप अपना फूड पांडा की एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपके पास जितने छोटे रेस्टोरेंट्स हैं ना वो खुद ऊपर आएंगे। तो फूड पांडा का एक ये बहुत अच्छी बात है कि वो जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उनको खुद ही ऊपर रखता है। और इसके अलावा फूड पांडा हर महीने उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हम ये ऑफर सोच रहे हैं लगा दें, इससे आपकी सेल बढ़ जाएगी, हम ये सोच रहे हैं ये कर दें, इससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये वाले इससे प्रॉफिट बहुत होता है कि आप सेल लगती है, जाहिर सी बात है जब सेल लगेगी तो अब होता नॉर्मली क्या है, होता ये है कि मैं एक रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल फूड पांडा में मैंने खोला और वहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल 500 रुपये की चीज़ मिल रही है, तो मैं एक दफ़ा सोचूंगा जरूर कि यार 500 रुपये का है, चलो कुछ और मंगा लेते हैं, या मैं वो मंगा लूंगा जो मैं शौक से खाता हूँ। मगर अगर वही चीज़ मैं 500 रुपये की जगह 350 रुपये की फूड पांडा मुझे दे रहा होगा तो मैं क्या सोचूंगा, यार चलो आज मंगा के ट्राई कर लेते हैं क्या है। तो ये वाला फूड पांडा का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि वो इस तरीके से अपने जितने भी सेल बढ़वा देते हैं एंड दे वर्क फॉर यू बेसिकली, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पे मेहनत कर रहे हैं कि बिके। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इसमें प्रॉफिट भी है? जैसे अभी आपने बोला इतने सारे खर्चे हैं, 200% प्रॉफिट जो होता है ये झूठ बात है, तो क्या आपके इतने टाइम में
क्या आपको लगता है कि यार प्रॉफिट हो भी रहा है या अभी तक आप लोग, क्योंकि आपकी प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, अभी भी आप लोग क्या ब्रेक इवन पे चल रहे हो या आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है? यार शुरू के 3 महीने तो हम लोग ब्रेक इवन पे चल रहे थे, फिर उसके बाद 1 महीना हमारा ऐसा गया कि हम ब्रेक इवन में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में थे। फिर उसके बाद ये हुआ दोबारा ब्रेक इवन प्रॉफिट चलता रहा। अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है ये वाला महीना मेरा प्रॉफिट हो सकता है मेरा ये वाला महीना ब्रेक इवन। इट्स अ बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो नसीब है। सकता है, नसीब की बात है, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। तो मतलब मुझे मसला नहीं है, ब्रेक इवन पे भी है तो एटलीस्ट एक चीज़ मैं सीख रहा हूँ। दूसरी चीज़ मेरा शौक है कि मैं अपना रेस्टोरेंट रन करूँ, बस मैं वो कर। यार ये बड़ी एक अच्छी बात है। स्पेसिफिकली आज का पॉडकास्ट का मकसद ही मेरा ये था कि बंदे को आइडिया आया। हम लोग के अंदर ये एक बड़ा मसला है, हम लोग के पास आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं बट हम लोग एक्ट नहीं करते। और राहिम को ये आइडिया आया, उसने वो बैठ के रखा नहीं, अपने दिमाग में रखा नहीं। मेरा तो ये बिलीव है, आपके पास अगर कोई आइडिया आ रहा है ना, अल्लाह मियाँ किसी ना किसी वजह से आपके दिमाग में डाल रहे हैं। ही गॉट एन आइडिया, इन्होंने उस पर एक्ट किया, एक्शन लिया, बैठ के घर पे बैठ के मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने तक ही वॉज जस्ट कुकिंग एट होम। बस ट्राई कर रहे हैं चीज़ें, सबको फ़ोन करें यार वहाँ का शवरमा खा कर आओ, मुझे बताओ कैसा है, फिर मैं तुम्हें अपना भेजूँगा। इस तरीके से काफ़ी मेहनत करी एंड नाउ माशाल्लाह इज़ रनिंग हिज ओन रेस्टोरेंट। ये चीज़ करनी है कि आपके पास अगर आइडिया आ रहा है, ज़रा कुछ तो उस पर मेहनत करें, उसको बस बिठा या अपने दिमाग से निकाल ना दें, या फिर उस पर कुछ ना कुछ करें ताकि आपको रिज़ल्ट मिले। अगर आप बैठे रहेंगे, इफ़ यू फॉरगेट अबाउट इट, कोई और चुरा लेगा। हमेशा यही होता है, किसी सिर्फ आप अकेले बंदे नहीं हो जिसको वो आइडिया आ रहा है, 1000, 2000, 10,000 लोगों को वो और आइडिया आएगा, बट इफ़ यू आर द ओनली वन एक्टिंग अपॉन इट, यू विल सक्सीड फॉर श्योर। राहिम भाई ये बताएं, अब जाहिर सी बात है आपके रेस्टोरेंट पर उल्टे सीधे लोग भी आए होंगे कभी? भाई बहुत आते हैं। ज़रा कोई स्टोरी मज़े की। बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। एक तो सबसे बड़ी फनी स्टोरी ये है कि वो एक दफ़ा एक साहब आए, वो खाना लेके चले गए, उन्होंने ऑर्डर करा, वो खाना लेके चले गए। अच्छा भाई खाना लेके चले गए, घर गए तो अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमने जब शवरमा स्टार्ट करा था तो हमने जो शवरमा स्टार्ट करा था वो करा था चपाती के अंदर, रैप के अंदर, टोर्टिला के अंदर। हमने सोचा था कि हम शवरमा देंगे, हम पीटा में नहीं देंगे। एक थिंकिंग थी हमारी। शुरू में हमने चपाती में शवरमा देना शुरू करा। एक अंकल आए लेके चले गए, ठीक है। अब जब वो लेके गए तो जाहिर सी बात है, जब लेने आए थे तो उनसे ये चीज़ पूछी गई होगी कि यार आपको चपाती में चाहिए या पीटा में चाहिए। उन्होंने बोला होगा भाई शवरमा दे दो, उन्होंने नहीं सुना होगा, दिमाग में उनके नहीं होगी, किसी और सोचों में होंगे, लेके चलेगा भाई। अब वो जब अपने घर लेके गए हैं, घर पहुंच के उन्होंने जब खोला शवरमा तो वो निकला चपाती के अंदर। उन्होंने ना कॉल करके बताने की जहमत करी ना किसी और, उन्होंने उठाया और फेसबुक पे रिव्यू कि ये क्या चीज़ होती है, शवरमा मांगा था, शवरमा के नाम पे ये है वो है ये है वो है फलाना ढिमाका। खैर मुझे पता चला, रिव्यू मुझ तक पहुंचा, मैंने उनको कॉल करी, उनका नंबर निकाला, फेसबुक पे मैसेजेस करे, खैर उनका नंबर आया, मैंने उनको कॉल करी। मैंने सर आपका क्या इशू है, इस तरीके से आप मेरे पास आए, मैं आपका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करता हूँ। खैर 2 दिन बाद वो बंदा मेरे पास आ गया। अब जब वो बंदा मेरे पास आया, मैंने बोला सर क्या मसला था, तो बोलते टेस्ट में बहुत बहुत ज़बरदस्त था, मगर ये चपाती में क्यों था। मैंने बोला आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये चपाती में था, चलें हो सकता है मेरे नुमाइंदे ने आपको नहीं बताया कि आपको चपाती में चाहिए या पीटा में चाहिए, अगर चपाती में था तो सर आप एक दफ़ा कॉल करके बताते तो सही मुझे, मैं आपका जो भी इशू था वो रिजॉल्व करता। अभी आप बोल रहे हैं मज़े का बहुत था, अब आप बोलते नहीं ये चपाती में क्यों था, तो भाई एक चीज़ बता दो, या तो चीज़ में मसला होता है या तो चीज़ मज़े की नहीं होती। आप बोल रहे हो मज़े की है और मसला भी है, तो ये क्या बात है भाई। खैर उनको फिर बोला भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा, अच्छा फूड रेस्टोरेंट के काम में ना भाई एक चीज़ बड़ी ये देखिए कि आपको ना सर नीचे करके रखना पड़ता है, क्योंकि सीधी सी वो तो सर्विस इंडस्ट्री में, आप हर सर्विस इंडस्ट्री में, मतलब वो जो भी बोल रहे थे ना, बोला था जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने उनको दोबारा शवरमा बना के दिया, वो दोबारा खाया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला अब आपने वो जो रिव्यू डाल दिया था वो तो डाल दिया, मगर अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी भी हमारा शवरमा मज़े का लगा है तो एक रिव्यू और डाल दीजिए। तो इसके बाद उन्होंने रिव्यू डाला, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, उसमें बहुत ज़्यादा लाइक्स भी थे, कमेंट्स भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है, मतलब लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते हैं। किसी को नहीं समझ भाई, अब सीधी सी बात है, सबको सब चीज़ें समझ नहीं आती। अब ज़रूरी नहीं है मुझे एक जगह का खाना पसंद है तो जाहिर सी बात है आपको भी पसंद हो, ये वाली बात है। अब किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है, मेरी अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने कस्टमर को 100% दे सकूँ और मैं वो करूँ। वाह। और अच्छा व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी चीज़ क्या है एक रेस्टोरेंट ओनर होने के? जब दिल चाहे बंदा आके खाना खा सकता है सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब दोस्तों को बुलाया आ जाओ यार आज खाना खाते हैं। और सबसे बुरी बात?
सबसे बुरी बात ये है अगर आप आपके रिश्तेदार नहीं है और आप कहीं जा नहीं सकते, अगर आपने अपना अच्छा रेस्टोरेंट रन करना है तो आप पूरा वक्त वहीं बैठे पूरा रहो वक्त जब आपको तक वहीं वो बैठना खुला हुआ है, है। जब वही तक एक बिजनेस की तरह ही देखना है आपने, मतलब ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं हो सकता, फुल टाइम रेस्टोरेंट फुल टाइम होता है। पार्ट टाइम मतलब एक बंदा बोलते हैं ना यार पार्ट टाइम खोल लेते हैं चल जाएगा, शाम में खोल शाम में लेंगे। खोल लेंगे। अच्छा शुरू में मैं आपको एक और बात बताऊं, शुरू में जब हमने रेस्टोरेंट खोला तो हम खोलते थे उसको 4 बजे और हमारा जो किचन ऑन होता था वो 5:30-6 बजे ऑन होता था और हम रात में 12-1 बजे ऑनवर्ड्स बैठे हुए होते थे। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीने चला, फिर हमने बोला यार हमारे पास इतना अच्छा स्पॉट है शारा फैसल, लोग दिन में लंच मंगाते हैं है ना, हमसे मंगाएंगे। हमने स्टार्ट करा दोपहर में, दोबारा मतलब हमारा रेस्टोरेंट अब 11:30 बजे खुल जाता है, किचन हमारा 12-12:30 बजे किचन ऑन हो जाता है शारे फैसल पे। अब हमारे जितने भी मतलब लंच जाते हैं, फूड पांडा की बहुत अच्छी सेल हमारे पास दिन में आती है शारे फैसल से, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग फूड पांडा खोलते हैं, ऑफर लगी हुई होती है, प्राइस कम होते हैं, लोग बोलते हैं मंगाओ यार चेक करें क्या, तो उससे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच रायम फॉर टेकिंग आउट द टाइम, आप यहाँ आए, बहुत मज़ा आया। ये सब स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के शेफ़ बन गए और बहुत अच्छे शेफ़ बने नो डाउट, और बहुत सारे लोगों ने सोचा भी है कि यार अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल जो आपके सामने है, यार आपके पास है अगर आइडिया आया है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मनी इज़ सेकेंडरी, पहले अपना एक आइडिया एग्जीक्यूट करें, उस पर थोड़ी मेहनत करें, प्लानिंग करें, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। किस तरह आएंगे, आप इन्वेस्टर्स ढूंढें, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका एक स्टार्टअप है, पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, तो गेट इनटू अ पार्टनरशिप। लेकिन अगर आइडिया है एंड इफ़ यू थिंक यू कैन मेक इट, देन ट्राई इट आउट। विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। एडजर्न्ड।